हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो डेली आंसर राइटिंग सीरीज है, आज इसका डे 38 हो चुका है, जिसमें अपने शेड्यूल के हिसाब से हम जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के एक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और आप देख सकते हैं आज का जो जीएस पेपर 3 का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। राष्ट्रीय खनिज नीति एनएमपी, इसको शॉर्टकट में अब से हम एनएमपी यूज करेंगे, 2019 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि यह संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करने में कैसे सहायता कर सकती है। ठीक है, तो आपको ये काम करना है 150 शब्दों में। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हाईलाइटिंग द मेन फीचर ऑफ नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 डिस्कस हाउ इट कैन हेल्प इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान में रखना है। अच्छा देखिए, मैं पहले बता दूं कि जो राष्ट्रीय खनिज नीति है उसमें काफ़ी विशेषताएं हैं, कुछ नए नए काम किए गए हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, अभी आ रहे हैं टाइम पे। और आगे बढ़ने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, अब आप प्रश्न को पढ़िए, 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद अपने मॉडल आंसर को वहाँ पे लिखिए और वीडियो फिर आगे देखना चालू करिएगा। तो जो पहली सूचना ये है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। और आप ये देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमारा चल रहा था दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक प्रश्न का केवल स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जो कि आज जीएस पेपर 4 का होगा, ओनली स्ट्रक्चरिंग, और जीएस पेपर 3 का मॉडल उत्तर के साथ हम एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो देखेंगे। यानी आपका काम है, जिसका हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसका मॉडल उत्तर आप स्वयं लिखें और अपने आप को चेक करें। इसके बाद जो देखिए, जैसे आज जो मैंने प्रश्न उठाया है, प्रश्न है राष्ट्रीय खनिज नीति पर। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न शिक्षा नीति पर आ सकता है, खनन नीति पर आ सकता है, पर्यटन नीति पर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो अपनी कोयला नीति है, कोयला नीति के अलावा स्टील नीति है। आपको इन चीज़ों पर, ये जो 5-7 चीज़ें हैं, इसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे। और ख़ास करके जो यूपी में लोग हैं, तो यूपी में अगर आप हैं, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पर्यटन नीति जो यूपी की स्पेसिफिक है, यूपी की जो स्पेसिफिक अगर शिक्षा नीति में कुछ किया गया है, ठीक है, यूपी स्पेसिफिक जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है, ठीक है, यूपी की उद्योग नीति क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ शॉर्ट नोट्स इसके 2-4 लाइन के आपको तैयार करने चाहिए, जो कि इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न देखिए जनरली 7 मिनट में 150 शब्द लिखने होते हैं, लेकिन जब टू द पॉइंट आपको चीज़ें याद है, जैसे आज मैंने चेक किया तो ये प्रश्न मेरा 6.5 मिनट में हो गया। ठीक है, हालांकि ये 6.5 मिनट भी क्यों लग रहा है, हो जाना चाहिए था ये 6 मिनट में। 6.5 मिनट लगने का भी एक प्रमुख कारण ये है क्योंकि अभी थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई है। जब एग्जाम आता है तो हम एक दिन में 20 प्रश्न, एक दिन में 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं बेसिकली 4-5 प्रश्नों की प्रैक्टिस रोज कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से अभी थोड़ी स्पीड स्लो है, फिर भी 6.5 मिनट में हो जाता है। कारण क्या कि शॉर्ट नोट्स बिल्कुल माइंड में फिट है। अगर प्रश्न ऐसा पूछे तो सीधे यही लिखना है, कुछ सोचने की प्रश्न में जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो प्रश्न होते हैं या तो आपको मार्क्स दिला देंगे या तो आपके मार्क्स गायब हो जाएंगे। क्यों? टू द पॉइंट लिखना है। आपको पर्यटन नीति, खनिज नीति के बारे में नहीं पता है, ज्यादा अफट्टेबाजी यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे उत्तर लिखते हैं। उसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण सूचना है, डाउट पूछने से पहले आप एक बार प्लेलिस्ट अवश्य देखें। अधिकांश चीजें प्लेलिस्ट में कवर की जा चुकी हैं, चाहे वो प्री में स्ट्रेटजी से हो, चाहे वो मेंस की स्ट्रेटजी से हो। ठीक है, बस मुझे अब एक चीज जो अब मैं जल्दी से बनाने वाला हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 2021 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 सिविल सेवा की, वो लोग अपना टाइम टेबल, अपना किस तरह से जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरह से करेंगे 2021 वाले, उनके लिए अब मैं जल्दी से एक वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा लगभग अधिकतर चीजें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। प्रथम जो लाइव चर्चा होगी इस प्लेटफॉर्म की वो 5 जून को की जाएगी, जिसका विषय होगा यूपीएससी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और साथ में कमेंट सेक्शन में जो कुछ खास मुद्दे आए हैं उसका डिस्कशन यूपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। और आपको पहले ही उसका जो लाइव लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी विद गौरव पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम प्रश्न की ओर सीधे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, यानी पार्ट 1, चर्चा करना है कि यह संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करने में कैसे सहायता कर सकती है। तो दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। दृष्टिकोण हमारा क्या होगा, तो हम भूमिका लिखेंगे कुछ पृष्ठभूमि के हिसाब से। अच्छा देखिए, अब मैं इन प्रश्नों का आपको सोचने का तरीका बताता हूं कि जब ऐसे प्रश्न आए तो आप सोचेंगे कैसे।
तो देखिए इस बात को समझिएगा, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 आई क्यों होगी, यानी जो हमारी पुरानी खनिज नीति थी, ठीक है, जो हाल में ही बनी थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, शायद 2009 में बनी थी या उसके बाद भी दोबारा बनी थी। तो जो हमारी खनिज नीति थी, हाँ, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, ठीक है, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, इसकी वजह से नई राष्ट्रीय खनिज नीति लाई होंगी और उन्हीं कमियों का समाधान राष्ट्रीय खनिज नीति में दिया जा रहा होगा। तो आप जो इंट्रोडक्शन है उसमें कमियां बता सकते हैं कि भारतीय खनन क्षेत्र में क्या कमियां हैं, यह आपकी पृष्ठभूमि हो जाएगी। अच्छा, मेन बॉडी जो है, अब आप एक बात समझिए, मान लीजिए आपको ये प्रश्न पढ़ रहे हैं और आपको आ ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं है भारतीय खनिज नीति क्या है, तो देखिए अब बस संभावना छीण हो जाती है कि इसमें आप ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे, लेकिन 1-2 नंबर जैसे ला सके आप, अगर ऐसे प्रश्न आपको नहीं आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में नहीं पता है या फिर आपको भारत के खनिज नीति के बारे में नहीं पता है, तो आप 1-2 नंबर कैसे इन प्रश्नों में ला सकते हैं, मैं उसकी कुछ चर्चा कर देता हूँ। देखिए एक बात को समझिएगा, वर्तमान में भारत सरकार निजीकरण पर ज़्यादा जोर दे रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दे रही है। यानी अगर मैं खनन नीति की बात करूं या पर्यटन नीति की बात करूं, दोनों में एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से क्या होगा, चाहे खनिज नीति में खनन यानी निष्कर्षण किया जाएगा, और दूसरा आप पर्यटन नीति में बता सकते हैं कि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे पर्यटन क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, या फिर जो खनिज क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जो खनन मजदूर हैं, उनके स्वास्थ्य, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आप दोनों पॉइंट वहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1-2 पॉइंट और कि जैसे आप देखेंगे क्या किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो चाहे आप पर्यटन नीति में देखेंगे या फिर आप खनिज नीति में देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी आप कहें खनन क्षेत्र का पट्टा आसानी से मिल जाए, सिंगल विंडो काम हो जाए, उस तरह की बातें आसानी से की जाएंगी। चौथी बात, अगर मैं खनन सेक्टर स्पेसिफिक की बात करूं, आप जानेंगे भारत में खनन क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है कि जो खनन से प्रभावित आबादी है, ठीक है, जो कि जनजातियां होती हैं, ये लोग जो है ये काफ़ी जो प्रभावित होते हैं, इनका पुनर्वास, ठीक है, इनका पुनर्वास, इनकी जो रोजगार क्षति होती है, इस पर बड़ी समस्या है, ये ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप सीधी बात कह सकते हैं कि 2019 की जो खनन नीति होगी वो पक्की बात है इन बातों पर भी सोचेगी। तो आप ये 3-4 पॉइंट अगर लिख देंगे तो आपको 1-2 नंबर, ठीक है, 10 में से हो सकता है अगर एग्जामिनर खुश हो जाए तो 3-3.5 नंबर भी आपको दे देगा बिना प्रश्न आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य भाग की। अब हम सीधे जो मैंने आंसर लिखा है आप उसको देखते हैं। मुख्य भाग क्या होगा, नेशनल मिनरल पॉलिसी NMP की विशेषताएं बता देंगे, पहला पार्ट। बी पार्ट में लिख देंगे NMP कैसे संधारणीय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करेगी। तो देखिए स्ट्रक्चरिंग का एक तरीका तो ये है कि आपने ए और बी में ये बता दिया। दूसरा तरीका जो मैं उम्मीद करूंगा आप लिखें, आप NMP की विशेषताएं बताएं, एक टेबल बता दें विशेषताएं, ठीक है, और बगल में लिख दें उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करने में इसका योगदान। तो आप टेबल बना के एक विशेषता इसका क्या योगदान है, दूसरी विशेषता इसका क्या योगदान है, तीसरी विशेषता इसका क्या योगदान है, इस तरीके से भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, इस जो खनन नीति है उसमें कुछ चुनौतियां हो सकती हैं और किस तरह से उन चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो आपका निष्कर्ष हो जाएगा। बस सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भारतीय खनन क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं, अदक्षता, अवैध खनन, जलवायु प्रदूषण तथा अवैज्ञानिक खनन आदि के समुचित समाधान हेतु राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 लाई गई है। इसको मैंने बगल में ही लिखा दिया NMP, ताकि आगे मैं क्या यूज करूंगा, NMP यूज करूंगा, तो एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जब पहली बार आप कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसको बगल में आपको क्या करना चाहिए, ब्रैकेट में दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया, ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। अब मैं आऊंगा विशेषताएं। पहला पार्ट था विशेषताएं, मैंने इस तरीके से लिखा है, आपको जो मैंने बोला है आप टेबल के माध्यम से लिखें। तो 7 वर्ष में प्रमुख खनिज उत्पादन में 200% की वृद्धि तथा खनिज क्षेत्र के व्यापार घाटे में 50% की कमी इसका पहला लक्ष्य है। अच्छा देखिए, इसको आप चाहें तो एक ग्राफ के माध्यम से भी बना सकते हैं कि वर्तमान में मान लीजिए खनिज उत्पादन जो भी हो रहा हो, इसको क्या करना है आपको 7 सालों में डबल करना है। मान लीजिए अगर 100 मीट्रिक टन हो रहा हो सपोज एज एग्जाम्पल, या फिर आप लिख सकते हैं वर्तमान कैपेबिलिटी, जो भी लिख सकते हैं ऐसे लिख दें। इसको आपको डबल टाइम्स करना है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। कब, 7 सालों में, यानी 2019 से 2026 तक। व्यापार घाटा मान लीजिए वर्तमान में यहां पर हो रहा है, इसको क्या करना है आपको 50% कम करना है। तो आप दिखा सकते हैं व्यापार घाटा, यहां पर दिखा सकते हैं आप क्या दिखा सकते हैं, उत्पादन, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा, आप चाहे तो ग्राफ से बना सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें कई बार ग्राफ में बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, फीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो सीधे पॉइंट भी लिख दें, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात बता दी। दूसरा, अच्छा देखिए, ये जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इससे आपका एक टॉपिक जो है खनन नीति वाला, वो अब मुझे लगता है ढंग से तैयार हो जाएगा, ठीक है। खनन नीति वाला आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। पर्यटन नीति और जो और भी चीज़ें, वो भी मैं लाइन से चीज़ें आते आते सामने करा दूंगा, लेकिन आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ये खुद से कर लेंगे। जो लोग इस बार यूपी पीसीएस का मेंस देने वाले हैं, जैसे मेरा भी मेंस है, इधर यूपी पीसीएस का मेंस मुझे भी लिखना है, ठीक है। तो मैं खुद प्रिपरेशन इन चीज़ों की कर रहा हूं, तो मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप एटलीस्ट कंपटीशन में अब मेरे सामने स्टैंड करेंगे, तभी आप आगे जा पाएंगे, ठीक है। आपको मुझसे आगे निकलना है, न कि मुझसे कम रहना, इस बात को समझिएगा। तो ज़्यादा पढ़ें आप, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं क्या बोला हूं, निजी निवेश हेतु राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की व्यवस्था, ठीक है, ये है। अब राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की व्यवस्था की गई है निजी निवेश हेतु, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है। राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल मतलब पहले अस्वीकरण का अधिकार, ठीक है, पहले अस्वीकरण का अधिकार। मान लीजिए ऐसी बात है सीधे, पहली बार मान लीजिए आपने कुछ खनन पट्टा ले लिया, ठीक है, जैसे निजी क्षेत्र, मुख्यतः ये क्यों किया गया है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। क्या बात होती है जनरली, मान लीजिए कोई खनिज पट्टा हमने लिया और हमने कुछ मूल्य उल्टे सुल्टे लगा दिए और हमें समझ में नहीं आया, तो पहली बार जो निजी क्षेत्र होगा वो मना कर सकता है कि नहीं यार, ये हमको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, हमारे बस का नहीं है इतने में करना। राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल दिया गया है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसके बारे में थोड़ा और ढंग से आप पढ़ेंगे। तीसरा, अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण ये किया गया है, ठीक है। अनुमति प्रक्रिया सरलीकरण कर दिया गया और आसानी से अब सिंगल विंडो सिस्टम होगा। आपने देखा कि ये क्या है, ये पॉइंट्स हम खुद से सोच सकते हैं। देखिए, जो ये पॉइंट था दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है ना, भले से आपको ये नहीं पता होता, राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल आपको नहीं पता होता, लेकिन आप ये समझ सकते हैं निजी निवेश को प्रोत्साहन, ये लिख सकते थे। अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण, ये लिख सकते थे। यहाँ पे आप लिख सकते थे खनिज उत्पादन में कई गुना वृद्धि और खनिज क्षेत्र के व्यापार घाटे में कमी, 50% और 200% आप छोड़ देते, ठीक है। ये चीजें, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको प्रश्न न भी आए तो आप 2-3 नंबर गेन कर सकते हैं, और वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चौथा, खनन संस्थाओं के विलय एवं अधिग्रहण की अनुमति दी गई है, ठीक है, ताकि दक्षता बढ़ जाए। मतलब कई खनन संस्थाएं हैं भारत में, जैसे आप देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड है, बहुत ढेर सारी खनन संस्थाएं हैं, उन सबको क्या किया जाएगा, आप चाहें तो विलय कर सकते हैं उसका, ठीक है। इसमें देखा जाएगा कि आसानी से विलय और कोई अधिग्रहण हो सकता है। दीर्घकालिक आयात निर्यात नीति पर ध्यान केंद्रित करना इसकी एक प्रमुख विशेषता है। क्यों? क्योंकि भारत में कोई दीर्घकालिक अभी आयात निर्यात नीति खनिज से संबंधित नहीं है, और आप देखेंगे विश्व में कोयले का 5वां सबसे बड़ा भंडार होने के बावजूद हम कोयले का एक बड़ा आयातक हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम कोयला बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, तो इस बात को समझिएगा, ये कहीं ना कहीं हमारी खनन नीति में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, एनएमपी द्वारा संधारणीय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करना, ठीक है, उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करना। अब देखिए क्या है, पहला, गंभीर रूप से सुवेद पारितंत्रों की पहचान एवं उन्हें अनुल्लंघनीय घोषित करना। तो जो एनएमपी है, नेशनल मिनरल पॉलिसी है, उसका जो पहला एक बिंदु यह है कि गंभीर रूप से जो सुवेद पारितंत्र होंगे, ठीक है, चाहे नेशनल पार्क हुआ, चाहे आप समझ सकते हो जो हॉटस्पॉट हुए, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य आप यहाँ पे देख लें जो प्रीलिम्स में काम आएंगे। पहली बात, कंजर्वेशन इंटरनेशनल CI इसको जारी करता है। पहली बार ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि प्रीलिम्स में काम में आएगा, ठीक है। तीसरी बात जो है, भारत में कितने हॉटस्पॉट है इसका आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी भारत में 4 हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक बार आप चेक अवश्य करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, क्योंकि मैं जो मुझे याद है मैं उससे बोल रहा हूँ, तो आप एक बार इसको चेक अवश्य करेंगे, ठीक है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग द्वारा खनन स्थलों का कार्बन फुटप्रिंट कम करना। तो बेसिकली जो हमारी खनन नीति है उसमें क्या किया जा रहा है, जो खनन स्थल होंगे वहां पर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। खनन स्थलों पर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करने से क्या होगा, जो खनन की कार्बन फुटप्रिंट है, जैसे आप मान लीजिए आप कोयला, मान लीजिए आपको एनर्जी वाली जो आपकी खनन मशीनें हैं आपको वो चलाना है, तो खनन मशीनें चलाने के लिए आप पेट्रोल द्वारा मशीनों का जो थ्रेशर है, जो और चीज़ें आप उसका यूज़ कर रहे हैं, जो क्रेन है, इसकी बजाय क्या किया जाए, वहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, सोलर क्रेन का यूज़ किया जाए। इसके माध्यम से क्या होगा, खनन स्थलों का कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिफ्ट बनाई जाती है, खनन के कई प्रकार होते हैं, जैसे जो डीप माइनिंग होती है उसमें क्या होता है, लिफ्ट बनाया जाता है, लिफ्ट से खनन किया जाता है। तो लिफ्ट में आने जाने की अगर जो ऊर्जा है वो अगर हम
पेट्रोल की बजाय अगर सतत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग कर लें तो आप खुद समझ सकते हैं कि सतत, यहाँ पे देखिए क्या बात कही गई थी, संधारणीय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण खनन, और वो सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देश में खनिज गलियारों का निर्माण जिससे खनिजों की निर्बाध एवं संधारणीय आपूर्ति हो सके। तो इसकी जो तीसरा पॉइंट है जिसे एनएमपी सतत एवं उत्तरदायित्व पूर्ण खनन सुनिश्चित कर रही है, उसका जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो यह है कि इसके माध्यम से गलियारे बनाने चाहिए। गलियारे मतलब यार कुछ नहीं होता है, गलियारे मतलब कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, ठीक है, सड़क बना दी जाएंगी, रेलवे पटरियां बना दी जाएंगी ताकि खनिज का आवागमन बहुत आसानी से हो सके। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है खनिज का आवागमन। अब देखिए आपने खनिज निकाला, मान लीजिए वर्तमान में ये जो रेल है, इसी रेल पटरी पे आपने खनन का जो खनिज है उसको भेज दिया, यहाँ पे लग गया जाम, यहाँ पे जाम लग गया तो जो मालगाड़ी है वो प्रदूषण तो खुद फैला रही है, साथ में ही यहाँ पे मान लीजिए ये जो कोयला से संयंत्र था, ताप विद्युत संयंत्र, आप इसको कह सकते हैं ताप विद्युत संयंत्र था, अब ये इंतजार कर रहा है कि यार जब आएगा तब हम चलाएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये सतत जो भारत में खनिज का जो सतत आपूर्ति है उसमें बाधा उत्पन्न होता है अगर हम सिर्फ इन्हीं जो रेगुलर हमारे कॉरिडोर्स हैं, जो रेगुलर रोड हैं, जो रेगुलर सड़कें हैं, जो रेगुलर रेलवेज हैं, अगर हम उनका यूज करते हैं तो क्या होता है, सतत आपूर्ति में बाधा होती है। इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसमें खनिज गलियारों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर्स फॉर मिनरल्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चौथा है खनन से प्रभावित समुदायों के पुनर्वास एवं रोजगार की क्षति के ध्यान में रखना, इसका एक प्रमुख कार्य है। देखा जाएगा कि जो खनन से प्राप्त जो वहाँ पे जो लोग थे, जैसे आप कई बार देखेंगे कि सहरिया जनजाति, इसके अलावा अगरिया जनजाति, ठीक है, आपने वहाँ पे देखा होगा अगर नियामगिरी उड़ीसा, आप ये केस हिस्ट्री आप अवश्य पढ़ें, उड़ीसा में नियामगिरी में, ठीक है, एक जनजाति रहती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, शायद खोंड जनजाति का नाम है। वेदांता माइंस के खिलाफ उन्होंने काफ़ी विरोध किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर खनन के द्वारा उनका पुनर्स्थापन हो रहा था, पुनर्वास हो रहा था, खनन हो रहा था, बॉक्साइट की खानें थी, वेदांता एक कंपनी है, और जो बॉक्साइट की खानें हैं उससे क्या होता है, जो वहाँ के लोग हैं वहाँ से उनको हटाया जा रहा था। तो इन लोगों ने काफ़ी केस लड़ा और आखिरी में केस जीत गए। इस बात को समझिएगा कि क्या होता है, जब हम खनन करते हैं तो जो स्थानीय आबादी होती है, तो एक तो हम वहाँ से उनको हटाते हैं क्योंकि वो खनन क्षेत्रों के ऊपर वो रहते हैं। दूसरी बात, हटाना तो ठीक है, हटाने के बजाय तो आप क्या करेंगे, एक स्थान से हटा के कहेंगे ठीक है हम दूसरे स्थान पर आपकी व्यवस्था कर देते हैं, आप वहाँ पे जाके बस जाइए, घर की व्यवस्था आपने कर दी। बात समझिएगा, जो उनके रोजगार है, जो उनकी संस्कृति है, वह भी उस क्षेत्र से काफ़ी हद तक निर्भर है, ठीक है, वह भी उस क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। तो जब आप खनन से प्रभावित समुदायों पर ध्यान में रखेंगे कि उनका पुनर्वास हो, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखने का कि उनके रोजगार की जो क्षति हो रही है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो लघु वन उत्पाद हैं, जिनको लघु वन उत्पाद बोला जाता है, जब हम उनका यूज़ करके जो जनजातियां अपना जो दैनिक जीवन चला रही हैं उनको आपने शहरों में भेज दिया, शहरों में पुनर्वास कर दिया, तो उनके रोजगार की क्षति का आप क्या करिएगा, इस बात को भी जो एनएमपी 2019 है उसमें ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, पांचवा बिंदु, खदानों को बंद करने की वैज्ञानिक विधि जिससे खनन पश्चात पारितंत्र की पुनर्बहाली हो सके। देखिए वर्तमान में क्या किया जाता है, वर्तमान में मान लीजिए ये खदान है, यहाँ से आप कोयला निकाल रहे हैं, मैं जस्ट कोयले का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे लोहा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोयला दिमाग में है। अब क्या होता है, ये खदान आपने खनी तो नीचे तो हो गया गड्ढा, ठीक है, अब गड्ढा मान लिया भरे नहीं तो क्या हो जाएगा, ये भूमि यहाँ पे धंस जाएगी, भूमि अपर्दन हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, आप भरते कैसे हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, बालू और मिट्टी का गाद ले आते हैं और उसको हाई प्रेशर से यहाँ पे भर देते हैं। अब हाई प्रेशर से भर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अंदर ही यहाँ पर क्या होता है, वाटर टेबल होता है, भौम जल होता है। जब यहाँ पे हम गंदा गाद बालू और जो कोयला का प्रदूषण है वो जब इसमें प्रेशराइज करते हैं तो क्या होता है, वाटर टेबल में ये भी चला जाता है, तो क्या होता है, जल अम्लीकरण, ठीक है, जो ये पूरा आप कह सकते हैं जो इकोसिस्टम है, जो वाटर जो भौम जो ग्राउंड वाटर का पूरा इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से चौपट हो जाता है। अब क्या किया जाएगा, खदानों को बंद करने की वैज्ञानिक विधि इस तरीके से बंद किया जाए कि खनन पश्चात एक तो और समस्याएं ना हो, भौम जल प्रदूषण ना हो, दूसरा जो पारितंत्र है वो जल्दी से जल्दी उसकी पुनर्बहाली हो सके। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो ये 5-6 पॉइंट हो गए किसके लिए, सतत एवं उत्तरदायित्वपूर्ण खनन के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लिखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष मैंने बोला था कुछ चुनौतियों को बताते हुए उसका समाधान बताना है। तो देखिए समाधान बेस्ट क्या है, समाधान आपको याद होगा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना,
ये है। इसके अंतर्गत क्या बनाया गया है? इसके अंदर क्या है? खनिज मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी जिला खनिज निधि बनाई गई है, जिसके तहत जो भी जनजातियां हैं, जो भी वहां लोग काम कर रहे हैं, उनके पुनर्वास एवं उनके जो रोजगार क्षति है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसी बात को मैंने निष्कर्ष में लिख दिया कि इसका यूज किया जाए। देखिए कैसे लिखा है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 के माध्यम से केवल खनन प्रक्रिया को आसान न बनाया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि खनन किस तरह से आसानी से कर लिया जाए, बल्कि यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि जिला खनिज निधि आदि योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ स्थानीय समुदाय के पुनर्वास एवं पारितंत्र संरक्षण के माध्यम से सतत एवं उत्तरदायी खनन को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो जाए जो खनिज नीति 2019 आई है उसका मुख्य उद्देश्य यही हो जाए कि भाई किसी तरह से खनन कर लेना है, जल्दी जल्दी खनन कर लेना है। इस बात पर न फोकस होकर उसका फोकस यह भी होना चाहिए कि जो आबादी है वो प्लस जो पारितंत्र है वो इन दोनों का क्या हो, संरक्षण सुनिश्चित हो सके। अब आते हैं अपने जीएस पेपर 4 के प्रश्न में। जीएस पेपर 4 का प्रश्न देखिए क्या है। भारत जैसे राष्ट्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सिविल सेवकों हेतु आचार संहिता लागू किया जाना अत्यावश्यक है, चर्चा कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इट इज इंपरेटिव फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट कोड ऑफ एथिक्स शुड बी इंप्लीमेंटेड फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। डिस्कस। अब बात को समझिएगा कि न्यूज में क्यों रहा। ठीक है, न्यूज में क्यों रहा ये चीज मैं पहले वहां से शुरुआत हर बार करता हूं और मैंने आपसे बताया है। आपने जीएस पेपर 4 की स्ट्रेटजी देखी होगी तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि आप जितना करंट अफेयर जितना अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, अब जितना अच्छे से करंट अफेयर्स जीएस पेपर 4 में यूज करेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। लेकिन एक्सट्रीम एग्जाम्पल लिखने से आपको बचना होगा। यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब आप थोड़ा समझिए ये चीज चर्चा में क्यों रही कि सिविल सेवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आचार संहिता उनके लिए लागू किया जा सके, ये चर्चा में क्यों रही। आपने सुना होगा एक बहुत प्रसिद्ध कश्मीर के जो फर्स्ट रैंकर थे, शाह फैजल नाम था, फैजल, ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर धारा 370 कश्मीर से हट जाएगी, और आपको पता होगा ये अभी क्या है, जेल इनको अभी नजरबंद करके रखा भी गया है। ठीक है, इनको अभी नजरबंद करके रखा गया है। इन्होंने कहा था कि अगर धारा 370 हट जाएगी तो कश्मीर से भारत का तलाक हो जाएगा, ठीक है, निकाह रद्द हो जाएगा। ये बात कह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं एक सिविल सेवक हैं और बात कितनी बड़ी कह रहे हैं, भारत की अखंडता एकता पर ही संकट ले आ दे रहे हैं। दूसरी बात, हाल ही में कन्नन गोपीनाथन काफी चर्चा में रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कुछ मुद्दों को लेके। ठीक है, उन्होंने भी काफी सरकार के खिलाफ लिखा था। अशोक खेमका जी लिखते ही रहते हैं, देखिए सही लिखते हैं गलत लिखते हैं, मैं इस बात पे नहीं लिख रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ऐसा लोग करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, मैं जस्ट ये बात कहना चाह रहा हूँ। एक दो और IAS ऑफिसर हैं, आपने सुना होगा एक चंद्रकला करके मैम है, वो हमेशा अपनी फोटो पोस्ट करती रहती हैं। इसी प्रकार दीपक रावत जी हैं, वो लोग हमेशा वीडियोज और ये सब डालते रहते हैं। मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जानना चाह रहा हूँ कि लोग सही करते हैं या गलत करते हैं। इन कारणों से ये बात न्यूज में आती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिविल सेवकों हेतु आचार संहिता लागू किया जाना चाहिए। बात ये होती है कि यार आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहे हैं, जैसे ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, कितने हद तक दे रहे हैं। आप इतना बोल सकते हैं क्या कि आप सरकार के खिलाफ ही हो जाएं? ठीक है, आप इतना बोल सकते हैं क्या कि आपके देश की एकता एवं अखंडता के खिलाफ ही हो जाएं? इस बात को समझते हुए आचार संहिता लागू किया जाना क्या आवश्यक है, यही बात आपसे कह रहा है, ये चर्चा कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न की समझ क्या होगी, कथन के आपको पक्ष में तर्क देना है और विपक्ष में तर्क देना है। ये आपको समझना होगा कि कथन के पक्ष में भी तर्क आप बताएंगे, क्योंकि आप एक सिविल सेवक, आप बताएंगे कि भाई सही बात है, आचार संहिता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोड ऑफ सिविल सर्विसेज 1964 कहता है, ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था सोर्सेज में आपको पढ़ना ही है, जीएस पेपर 4 के सोर्सेज देखें। वो भी कहता है कि जो एक सिविल सेवक है वो सरकार का प्रतिनिधि है, इस बात को समझिएगा, और सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण वह सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, ऐसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपने भाषणों द्वारा, अपने कर्तव्यों द्वारा ऐसा नहीं कर सकता, वह सरकार का विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आंतरिक जो चैनल्स हैं, जो इंटरनल चैनल्स हैं, उसके माध्यम से सरकार का विरोध दर्ज कराइए, ये सिविल सेवकों को अनुमति है, आंतरिक चैनल। लेकिन आप खुलेआम सार्वजनिक आलोचना सरकार की नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की स्थिरता पर संकट आ जाएगा। आप समझिए, वर्तमान में अगर आप देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, दीपक रावत जी देखेंगे, उनके कोई भी वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं तो कई मिलियंस व्यू होते हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं 2-4 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं,
उनको 2-4 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं और मान लीजिए वो सरकार के खिलाफ बोलें कि यार सरकार ऐसा है, सरकार को हटा देना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं जो विधि द्वारा चुनी गई जो लोकतांत्रिक सरकार है, 2-4 मिलियन लोग अगर उनके विरोध में आ जाएं सरकार के, तो क्या हो जाएगा, देश में अराजकता आ जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट सिविल सर्विसेज जो कोड ऑफ कंडक्ट रूल है सिविल सर्विसेज जो कहता है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, गोपनीय जानकारी होती है सिविल सेवक पास। अब मान लीजिए आप ऐसे ही बड़बोले बन रहे हैं, आप रेगुलर अपने सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को रख रहे हैं सामने, ठीक है, इससे क्या होता है, कई ऐसी गोपनीय चीज़ें भी होती हैं जो सिविल सेवक को शेयर जनता के साथ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बात समझें, मान लीजिए कोई रोड प्रस्तावित है, ये रोड मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है या फिर एक खेत है, ठीक है, जो भी एक खेत है, यहाँ से एक प्रस्तावित है कि यहाँ पे रोड जाएगा, इसकी जानकारी किसको होती है, जिले में सिविल सेवक को होती है, प्लस जो जिले का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, नेता होता है, नेता प्रतिनिधि, उनके पास ये जानकारी होती है। ये लोग गोपनीयता की शपथ लिए रहते हैं, ये बात नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए जो सिविल सेवक महोदय हैं ये क्या करें, इंटरनेट पे बता दें कि यहाँ से रोड निकलने वाली है, तो क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ों का प्राइस है ये बहुत आसमान में चढ़ जाएगा। यहाँ जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन बैठ जाएंगे कि हम जमीनें नहीं बेचेंगे, और काफ़ी आप कह सकते हैं अव्यवस्था वापस फैल जाएगी। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और भी चीज़ों से। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान सिविल सेवा को रखना होगा कि गोपनीय जानकारी उनके पास होती है और कहीं वो बड़बोलेपन में गोपनीय जानकारी न बता दें। तीसरा, निष्पक्षता एवं तटस्थता हेतु, सीधी बात जो मैंने आपसे बताया कि सिविल सेवक के पास यह जानकारी, यह निश्चित करना होता है, सुनिश्चित करना होता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहेगा, अपने जो राजनीतिक जो नेता हैं उनको उचित सलाह देगा, उसी मामले पे सलाह देगा, ठीक है, और किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं रहेगा। अब जब आप सोशल मीडिया पे खुल के बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी होना चाहिए आचार संहिता। और चौथा, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, सीधी बात है यार, आप सिविल सेवक हैं तो आपका जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है, आपका जनता के प्रति उत्तरदायित्व है और आपका सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सोशल मीडिया पे आचार संहिता के माध्यम से आपका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, अब इस कथन के विपक्ष में तर्क दूंगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तर्क दूंगा, जन सेवा तथा जनता के नजदीक अब सिविल सेवा आ चुकी है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जब सरदार पटेल जब सिविल सेवा बना रहे थे भारत में, और माना जाता है कि जो वर्तमान सिविल सेवा है उनमें इनका योगदान है सबसे बड़ा, तो ये जो बना रहे थे सरदार पटेल, तो ये इनका जो प्रमुख सिद्धांत था क्या था सिविल सेवक के लिए, अनामता का सिद्धांत। इनका कहना था यार ठीक है, तुम सिविल सेवक हो, तुम निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से काम करो, तुम्हारे किए गए कार्यों की जिम्मेदारी हम लेंगे, यानी जो नेता है वो तुम्हारे किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेंगे, और अनामता का सिद्धांत। लेकिन वर्तमान सोशल मीडिया में आप देखेंगे सिविल सेवक की अनामता का सिद्धांत अब पूरी तरह से लगभग खारिज हो चुका है। अब सिविल सेवक खुद कर अपना मत रखते हैं, जनता से जुड़ाव रखते हैं, एकदम जन नेता की तरह आप देखेंगे कई बार सिविल सेवकों को देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, अब सिविल सेवा का प्रारूप है वो चेंज हो चुका है और जन सेवा इसका उद्देश्य हो चुका है। अनामता का सिद्धांत आप कह सकते हैं कुछ हद तक अब प्राचीन हो चुका है। दूसरी बात, पारदर्शिता बढ़ावा देने के लिए भाई सिविल सेवक अपनी बातों को रख रहा है सोशल मीडिया से, इससे क्या हो रहा है, उसके जो कार्य हैं उससे पारदर्शिता में वृद्धि हो रही है। जैसे आप देखेंगे जो दीपक रावत जी हैं वो जब छापा मारते हैं, आप देखेंगे कई बार खनन इन क्षेत्रों पे छापा मारते हैं, तो क्या होता है, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। इससे क्या होगा, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा कि यार ये तो पैसा खा के क्या करते हैं, खनन फिर से चालू करा देते हैं, कोई आरोप नहीं लगाएगा और उनके पास पूरी अच्छी से वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो क्या कर सकते हैं आप, पारदर्शिता में वृद्धि के लिए। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है भाई, सिविल सेवकों के पास भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उन्हें भी अपने मत रखने का संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार है। और ये बात मैं नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि सिविल सेवकों को भी अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पक्ष और विपक्ष में तर्क बता दिए। अब मैं बताऊंगा निष्कर्ष रखूंगा बैलेंस। भाई ऐसा है, ये चीज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आएगी, यानी इतना सिविल सेवक को बोलना चाहिए और सिविल सेवक को ये चीजें नहीं बोलना चाहिए, यानी इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यानी आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए। मैं निष्कर्ष क्या लिखूंगा, आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उस आचार संहिता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह बिना बात के सिविल सेवकों पर प्रतिबंध न आरोपित करे। दूसरी बात, गोपनीय जानकारियां और जो उत्तरदायित्व है सरकार के प्रति, जो निष्पक्षता और तटस्थता के मूल्य हैं वो खारिज न हो सके, इस प्रकार का निष्कर्ष लिखूंगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं कि क्या लिखूंगा, संतुलन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर निजी अकाउंट एवं सार्वजनिक अकाउंट को अलग रखना। मान लीजिए आपको जनता के साथ जुड़ाव रखना है, तो आप अपना नाम IAS दीपक रावत के नाम से न बनाकर अकाउंट आप इस हिसाब से बनाएं
डीएम हरिद्वार, ठीक है। और आप डीएम हरिद्वार के रूप में जो ट्रांसपेरेंसी वाली जो चीजें हैं वो डीएम हरिद्वार के रूप में आप अपनी चीजें करें, ठीक है। इस बात को समझना होगा कि एज अ डीएम हरिद्वार आप रिप्रेजेंट करें। जो अपनी कोई प्राइवेट चीजें पोस्ट कर रहे हैं, जब आप अपना व्यक्तिगत मत रख रहे हैं, तो आप अपना जो दीपक रावत नाम है उस पोस्ट का, उस नाम का यूज करें, ठीक है। तो आप अपने पद को अपने से जब अलग कर लें, यानी आपको क्या करना चाहिए, एक तरह से आप कह सकते हैं निजी विचार अलग और सार्वजनिक विचार को अलग रखना होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप निष्कर्ष एक अच्छा लिख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी नई परिचर्चा है वो आपको काफी पसंद आ रही होगी, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसी तरह का डिस्कशन चाहते हैं या फिर हम अपने पुराने फॉर्मेट जिसमें केवल एक प्रश्न का डिस्कस करते थे उस पर आ जाएं। तो कमेंट का हमेशा स्वागत है, और कृपया इस बात का ध्यान रखें कि इस चैनल का जो भी वृद्धि है वो आपके ऊपर बहुत निर्भर करती है। जो मेरा भी उत्साह है कि मैं रेगुलर इस पे वीडियोस अपडेट करता रहूं, या आपके उत्साह पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, आप कितने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हैं, कितना सब्सक्राइब बढ़ता है। धन्यवाद।